जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग साइंस में आज कोशिका एवं ऊतक को पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से हर साल 1 से 2 नंबर का जूनियर टेट में आता है और ये आपका इन्वायरमेंट में ईवीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको ऐसा है जो सामान्य विज्ञान है उसके तहत है, इसलिए हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। खासकर ये परीक्षाओं से भी ज़्यादा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप जीवन में अपने शरीर के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कोशिका एवं ऊतक टॉपिक लिखा गया है। कोशिका क्या है और कोशिका से कैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ऊतक क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़ने से ज़्यादा हमें समझना है, क्योंकि अगर हम समझ गए तो सब कुछ हम लोग लिख लेंगे। साथियों, अगर हम लोग जाने कोशिका के बारे में तो ये एक क्रियात्मक जीवन की इकाई होती है। जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। संरचनात्मक इकाई, ठीक है। इसका जो बेनिफिट है अगर हम लोग देखें, अभी मैं आपको कोशिका के बारे में बस इतना ही बता रहा हूं, मैं पहले आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिए, उसके बाद खुद आप कोशिका के बारे में पूरा डिटेल लिख लेंगे। जैसे मानव तंत्र है, मानव तंत्र जिसे हम लोग मानव शरीर कहते हैं, और ये जो मानव शरीर है ये मानव शरीर ही लिख दें, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इसलिए हम यहाँ पे शरीर ही लिख दे रहे हैं। अब ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर बना किससे है? तो मानव शरीर बना है तंत्रों से, तंत्रों के द्वारा निर्मित। कौन? मानव शरीर। अब तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र लिख दें, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब क्या है? तंत्र हैं। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, कई प्रकार के। हम यहाँ पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं। श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। तो ये मानव के शरीर को निर्मित कौन किया है? तंत्र। अब तंत्र में जैसे परिसंचरण तंत्र, अब इनमें क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब बताया जाएगा। इससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तंत्रों के द्वारा मानव शरीर की जो निर्माण हुआ है, जो गणना हुई है, किसके द्वारा? तंत्रों के माध्यम से। लेकिन आप समझिए कि इन तंत्रों का निर्माण किससे हुआ है? तो इन तंत्रों का अगर निर्माण देखें तो तंत्रों का आपको निर्माण मिलेगा किससे? तंत्र। तंत्र जो है इनका निर्माण किससे हुआ है? तो आप देखेंगे इनका निर्माण अंगों से हुआ है। किससे हुआ है? अंगों से। अब अंग में कौन कौन से? अंग में जैसे आपके हृदय हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई, हृदय, रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब रक्त नलिकाएं, शिराएं, फेफड़े हो गया आपका, एवं अन्य कर देते हैं क्योंकि यकृत वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये आया कि तंत्र, मानव शरीर तंत्र द्वारा निर्मित, और तंत्र का निर्माण अंगों से हो रहा है, और अंगों का निर्माण जो होता है, अंगों का निर्माण आपका किससे होता है? ऊतक से। किससे? ऊतक के द्वारा अंगों का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण किससे होगा? तो ऊतक का जो निर्माण है
ऊतक का निर्माण होता है आपका कोशिकाओं से। ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। आप लोग पहुंच रहे हैं कोशिका तक। और जो कोशिका है, इस कोशिका का निर्माण किससे होता है? कोशिका का निर्माण कोशिकांग से। कोशिकांग से। तो आपने देखा कि जो सबसे छोटी हमारी कोशिका हेडिंग डाला है, उसका निर्माण किससे हो रहा है? कोशिकांगों से हो रहा है। फिर से समझिए, शुरू में कोशिका एवं ऊतक हमने हेडिंग डाला, और कोशिका ऊतक हेडिंग डाला तो इसमें देख रहे हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। अब आप समझिए कि मैंने एक उदाहरण लिया कोशिका का पता लगाने के लिए। तो जो मानव शरीर है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तंत्रों से हुआ है। अब तंत्र में जैसे संचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, लेकिन इन तंत्रों का निर्माण जो देख रहे हैं, तो तंत्रों का निर्माण अंगों से मिला। अब अंग क्या है? अंग में जैसे हृदय, रक्त वाहिकाएं, फेफड़े, अन्य बहुत से हैं, यकृत भी है। फिर देख रहे हैं जो अंग है, उस अंग का निर्माण किससे हो रहा है? ऊतक से। ऊतक का निर्माण हो रहा है कोशिका से, और कोशिका का निर्माण किससे हो रहा है? कोशिकांग से। तो जो आपको सबसे छोटा मिला वो क्या मिलता है? कोशिकांग। ये हमने इसलिए बताया, इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। इन सब का आगे हर एक चीजों में इन्हीं सब का चर्चा होना है। इसी से बायो की शुरुआत हो जाती है। बायो की शुरुआत में यही सब बार बार हृदय, रक्त वाहिकाएं, फेफड़े, कोशिका, कोशिकांग, कोशिका ऊतक, अंग ऊतक, ये सब आएंगे। तो इनका हमने एक सिस्टम बना के बताया कि कौन तंत्र है, कौन अंग है, कौन ऊतक है, कौन कोशिका है, कौन कोशिकांग है। अब आइए हम लोग कोशिका के प्रकार को थोड़ा समझें। सब लिखाएंगे एक तरफ से, कोशिकांग, कोशिका, कोशिका ऊतक सब बता दें। तो चलिए कोशिका के प्रकार को जानते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कौन कौन से? पहला आपकी होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और दूसरा आपकी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आपका यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है। और जो यूकैरियोटिक होती है, इसमें केंद्रक जो है सुव्यवस्थित ढंग से पाया जाता है। सुव्यवस्थित ढंग से केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इतना खूब अच्छे समझ रहे हैं। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव रहेगा, वो क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुव्यवस्थित ढंग से होंगे, वो क्या हो जाएगी? यूकैरियोटिक। यहां तक समझ गए होंगे। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ पृथ्वी पर कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें केंद्रक का क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। अभाव होता है। और पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी संरचनाएं हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, सी भी संरचना है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं। सुव्यवस्थित केंद्रक।
ठीक है। तो अब आप समझिए कि जिसमें केंद्रक का अभाव होगा, अब यहां हमने प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है और यहां हमने यूकैरियोटिक लिखा हुआ है, और आपको पता है कि केंद्रक का अभाव प्रोकैरियोटिक में है, और पृथ्वी पर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। मतलब कि अगर उदाहरण देखें तो जो हमारे जीवाणु हैं, पूरे के पूरे जीवाणु, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक का अभाव है। अब इधर अगर देखें तो आपका पादप हुआ, जंतु हुआ, इन दोनों में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। इतना समझ रहे हैं? चूंकि मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है, इसलिए मनुष्य में भी क्या है, केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है, इसलिए इसमें भी सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया हैं, ये सबके, इन्हीं को क्या कहा जाता है, जीवाणु। तो जिसमें केंद्रक पाया जा रहा है, तो केंद्रक होने के कारण उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, श्वसन करने के लिए भी होगा, गाल्जिकाय भी होंगे, लाइसोसोम भी होंगे, अनुवांशिक पदार्थ भी होंगे, केंद्रक भी होगा, कोशिका द्रव भी होगा, राइबोसोम भी होगा। तो ये सब के सब किसमें पाए जाएंगे, आपके यूकैरियोटिक कोशिका में। इतना खूब अच्छे से समझ गए? अब यहां पर हम देखिए चर्चा कर रहे हैं पादप और जंतु। अब यहां पर देखिए पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा इनमें जान लें कि पादप और जंतु में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग देखें पादप कोशिका और दूसरी तरफ जंतु कोशिका। अब आप समझिए कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल। और सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। यही पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है सबसे ज्यादा, वो अंतर क्या है कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, और जंतु कोशिका में सेल वॉल का क्या होता है, अभाव का अभाव होता है। और ये जो सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज से। और सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। बस इतना ही अभी समझते जाइए, सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। अब आप समझिए कि हमने अभी तक जितना पढ़ाया है, ये सबके सब प्रश्न है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अलग क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यही बात एक अलग है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है। और ये कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है बनी किससे होती है, सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब अनेक प्रकार के ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब जुड़ के मोनोसैकेराइड, कार्बोसैकेराइड, ग्लूकोज, ये जो सब बनते हैं, तो उसी का एक रूप है पॉलीसैकेराइड। तो बस अभी आप इतना जानिए पॉलीसैकेराइड, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसलिए कि इनकी जरूरत पड़ेगी, आगे इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो जब एक खाका आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं, तो इन खाका से आपके माइंड में आएगा कि ये चीज हमने सुना था।
और आइए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखते हैं कि क्या चीज पादप कोशिका में होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है अलग करने में। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो कि इन दोनों को अलग करती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग डालें पादप कोशिका कोशिका और इधर जंतु कोशिका। बस इतना करके यस नो में उत्तर देंगे। एक तरफ यस लिखेंगे, एक तरफ नो। अब आप समझिए कि कोशिका भित्ति, जैसे हमने कहा कोशिका भित्ति, अब ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में इसका क्या होता है, अभाव होता है। हरित लवक, हरित लवक ये आपके पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन ये भी जंतु कोशिका में अभाव होता है। तीसरा आपका है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, और रिक्तिकाएं भी जो है बड़ी पाई जाती हैं पादप कोशिका में, ठीक, और छोटी पाई जाती हैं जंतु कोशिका में। यहां पर लिख दीजिए बड़ी और यहां पर छोटी, पाई दोनों में जाती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका में पाई जाती हैं वो बड़ी होती हैं और जो जंतु कोशिका में पाई जाती हैं वो छोटी होती हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये आपके पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाती है। रसधानी, रसधानी जो है ये पाई जाती है बड़ी पादप कोशिका में और छोटी आपके जंतु कोशिका में। तारकाय, तारकाय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। और एक आपका है ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा संग्रह ये पादप कोशिका में तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। बस जैसे हम लिखा रहे हैं, बस यही आप समझिए कि ये सब के बारे में बताएंगे, स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है। तो आपने देखा कि पादप कोशिका में ऊर्जा संग्रह किस रूप में पाया जा रहा है, स्टार्च के रूप में, और ग्लाइकोजन के रूप में जंतु में। ये आपका एक स्ट्रक्चर हमने संरचना तैयार कर दी। अब चाहे तो जितना हमने बताया है एक एक करके लिखाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा याद करना भी पड़ेगा, और समझने के लिए हमने बहुत समझा दिया है, लिखा दिया है। कुछ जो हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, लाइसोसोम, इनको भी बताते चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू कहां से करते हैं। हेडिंग डालिए कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, जो कोशिका है यह जीवन की संरचनात्मक, जैसे कि लिखा है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। इसके जो खोजकर्ता है, जिन्होंने पहली बार देखा, पहली बार एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने देखा। बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पहली बार इसको किसने देखा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक
ये प्रश्न आया हुआ है। कोशिका कितने प्रकार की, हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहा जाता है जिसमें केंद्रक का अभाव हो। यूकैरियोटिक किसे कहेंगे, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसको आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको लिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहां से लिखिए, सर्वप्रथम 1665 में, सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कारक का अध्ययन किया, ने एक कारक का अध्ययन किया। उन्होंने देखा, अध्ययन किया, उन्होंने देखा, उन्होंने एक कोशिका देखा, परंतु वह मृत कोशिका थी, कोशिका थी, परंतु वह कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, कोशिका का अध्ययन किया। तो समझ में आ रहा है ना। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कारक का अध्ययन किया और मृत कोशिका को देखा। उसके बाद जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका का एक सिद्धांत भी है, वो सिद्धांत हम के बारे में लिख लीजिए। तो हेडिंग डालिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। बस इस कोशिका सिद्धांत में आपको कुछ मुख्य बातें ही लिखनी है। तो आपको मुख्य बातें क्या लिखनी है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका जो सिद्धांत है ये 1838 में 2 वैज्ञानिकों ने दिया। एक वैज्ञानिक थे वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। और दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के जो जंतु वैज्ञानिक थे, स्वान। कौन से वैज्ञानिक, जंतु और ये वनस्पति। तो ये जो 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका का अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बात थी, पहली बात तो एक थी कि प्रत्येक जीव वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों होते हैं। मतलब एक कोशिकी से भी बने होते हैं और बहुकोशिकी दोनों प्रकार से मिलकर बने होते हैं। और जो दूसरा सिद्धांत ये था कि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका की बाहरी परत किससे है, जीव द्रव्य झिल्ली से, और पौधे की बाहरी परत, जंतु कोशिका की यहाँ पर बाहरी परत बताएं तो बाहरी परत जीव द्रव्य झिल्ली की, और पादप की बाहरी परत, पादप कोशिका की बाहरी परत
बताया हुआ है सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। तो यही आपका कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। क्या कहा? प्रत्येक जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका या कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा? जंतु कोशिका का जो बाहरी परत है वो जीव द्रव्य झिल्ली कला और पादप का बाहरी परत सेलो कोशिका भित्ति या सेलुलोज के बने हुए कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यहां तक समझ में आया? अब जो इस समय वर्तमान कोशिका सिद्धांत चल रहा है वो वर्तमान कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि एक वैज्ञानिक थे बिरछाव, 1855 में बिरछाव ने क्या कहा? जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, ये तो पुराना कोशिका सिद्धांत है, एक नया वर्तमान में भी चल रहा है। वर्तमान में चल रहा है क्या? कि जो पुरानी कोशिका है वो कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। मतलब नई कोशिका जो बनेगी, नई कोशिका का जो निर्माण होगा वो पूर्ववर्ती की जो कोशिका होती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। यही इस समय चल रहा है, यही आपका वर्तमान में कोशिका सिद्धांत है। जो अब हेडिंग डालिए, कोशिका की आकृति एवं माप। कोशिका की आकृति व माप। ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं, केवल थ्योरी लिखा रहे हैं। तो जो कोशिका की आकृति की बात करी गई है, तो कोशिका जो है गोल, घनाकार, शाखित, लंबी आदि प्रकार की होती है। गोल भी होती है, घनाकार भी होती है, शाखित भी होती है, लंबी भी होती है। ये सब कोशिका के प्रकार हैं। और जो इसकी माप है वो माप 0.3 माइक्रोन, ये म्यू है, माइक्रोन के बराबर मापी गई है। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। सबसे जो लंबी है ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। और जो सबसे लंबी अभी तक है आपकी तंत्रिका कोशिका, सबसे लिख लें, सबसे लंबी कोशिका कौन कोशिका होगी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहां पे माइक्रोमीटर कर दीजिए, माइक्रोमीटर। सबसे छोटी में सबसे लंबी अभी तक कोशिका तंत्रिका कोशिका। लेकिन अभी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, इस शुतुरमुर्ग के अंडा की सबसे बड़ी कोशिका 6 इंच की है। बड़ी कोशिका कितने की है? 6 इंच की। सबसे बड़ी, अभी तक सबसे बड़ी कोशिका जो है आपकी 6 इंच की पाई जाती है। वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये आपका कोशिका की आकृति और माप हो गया। कोशिका की विशेषताएं आप जानते ही हैं। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जो कि नहीं पाया जाता किसमें? जंतु कोशिका में। और ये पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। यूकैरियोटिक में अब विशेषताएं बता रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, आपको पता ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका कोशिका में जेली के समान द्रव पाया जाता है, जो किससे बना होता है? जिसे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं। अभी इसको बताना है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसके साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, लाइसोसोम, ईआर पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक जो अंतर है कोशिका में, जो समानता है, वो समानता क्या है कि दोनों में राइबोसोम की उपस्थिति होती है। आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है आपका ये राइबोसोम। जो इनकी झिल्ली रहित संरचना है वो सेंट्रियल है, दोनों की सेम ही है। तो ये आपके कोशिका की कुछ क्या हो गए विशेषताएं। कोशिका के जो संगठक हैं वो कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिए। कोशिका के संगठक, और कोशिका के जो संगठक हैं उनमें सबसे बड़ा, इसको हम लोग 3 टाइप से देखते हैं। तो एक एक करके पहले लिख लें, उसके बाद हम इनको समझाएंगे। इधर आप हेडिंग लिखिए कोशिका भित्ति, इधर कोशिका द्रव्य, और यहां पर केंद्रक। जो कोशिका भित्ति है यहीं पर लिख लीजिए, तथा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको कला भी कहते हैं, कोशिका कला। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन। अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है ईआर। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपका पाया जाता है लवक, कोशिका द्रव्य में ही गोल्गी काय, गोल्गी कॉय। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। अब बहुत नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर और अन्य लिख देते हैं। आपका केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका, ये आपके पाए जाते हैं केंद्रक में। यहां तक समझ रहे हैं? जो कोशिका के संगठक हैं, कोशिका के संगठक 3 रूप में होंगे, कोशिका भित्ति में होंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यही 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो कोशिका भित्ति है इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, गोल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अन्य और केंद्रक में क्या है? क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। ये सब आपके प्रश्न हैं। अभी आपको जब हम दिखाएंगे तो ये सब सीटेट और टेट में आया हुआ है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, पूरा एनसीईआरटी है। आप देखेंगे तो आपको कोई यही नहीं है कि ये टेट तक फायदा है। आप यूपी पीसीएस के प्रश्न और सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, उसमें भी आपको यही सब मिलेगा। तो ये सब आपके संगठक के रूप में आ गए। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लवक, गोल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। इसके पहले हम लोग शुरू से देखें कोशिका कैसे कैसे बनी है, सब के बारे में बताया है।
तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत और बेसिक दोनों मजबूत होना चाहिए। अब आप इसको जब एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अब कल माइटोकॉन्ड्रिया जब आप बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कब? जब ये वीडियो आप अच्छे से देखे रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।